अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल मुनीर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब रऊफ़ साहब। रऊफ़ साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आज मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, हम चाय पर मदऊ थे, तो डिस्कशन हो रही थी हमारी कुछ, तो हमने सोचा कि आप तक भी पहुँचा दें। एक दो दिनों से हम देख रहे हैं कि अयाज सादिक साहब के बयान को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो इसके बारे में मैं रऊफ़ साहब से कुछ बातें कर रहा था, तो मुझे इनके पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे, तो आप भी सुनिए क्या कहते हैं। शुक्रिया फैसल साहब आपकी मेहमान नवाजी का। और माइक थोड़ा सा नीचे कर लें, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं इसे खा जाऊंगा। अच्छा, आपने बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि अयाज सादिक साहब का जो बयान है, पहले तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए हमें, हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि 27 फरवरी का दिन हमारी अफवाज पाकिस्तान की फ़तह का दिन है। हम इसे सियासी लड़ाई की नज़र नहीं कर सकते, हम इसे अपनी घर की लड़ाई को बाहर नहीं ले जा सकते। और इस बात का, और देखें ना, वो स्पीकर रहे हैं, उनकी बात की एक वैल्यू है। आप कहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है। और इस वक्त हमारी सियासत का सबसे बुरा पहलू ये है, ना हुकूमत ना अपोजिशन ज़रा भी इस बात का लिहाज नहीं कर रहे कि वो किस फोरम के ऊपर खड़े हुए हैं और उनको इस वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अयाज सादिक साहब के बयान की आप बात कर रहे थे कि अयाज सादिक साहब के बयान के पीछे हकीकत क्या है, आप ये जानना चाह रहे हैं। 27 फरवरी को आखिर क्या हुआ था? अभी नंदन को जो हमने वापस किया, क्या वो भारतीय धमकी का नतीजा था या हमारी भरपूर फतह थी? यही आप बात पूछना चाह रहे हैं गालिबन ऐसे ही, भाई। बिल्कुल ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ। और अभिनंदन को मैं एक चीज़ इसमें मज़ीद ऐड कर दूंगा, जो आप अभिनंदन को जब हम रिहा कर रहे थे, उसके साथ एक खातून थी जो अजरक पहने हुए थी, जी हाँ। उसके ऊपर भी ज़रा मुझे बता दीजिएगा डिटेल अब अपनी बातों में ना। उसके ऊपर आपके पास कुछ मालूमात हो तो बता दीजिएगा, मेरे पास तो उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि वो क्या थी क्या नहीं थी। मौजू ये है कि 27 फरवरी को क्या हुआ था। पहली बात यह है कि 27 पुलवामा अटैक जो हिंदुस्तान में हुआ था, इसके जवाब में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक का इरादा किया और इसको जैश मोहम्मद मौलाना मसूद अज़हर के साथ जोड़ा। और बहावलपुर पर जो हमले का इरादा किया, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने जो वहाँ बहावलपुर में अपने आप को, अपने दिफा को भी मजबूत किया फ़ौज पाकिस्तान ने। दूसरा, हुकूमत, आपको याद होगा, हुकूमत पंजाब ने जो मदरसा वहाँ मौजूद था उसको टेक ओवर कर लिया था। उसका मकसद ये था कि ये स्टेट के पास है, कोई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसे नहीं चला रही। तो फिर इसके बावजूद हिंदुस्तान ने एक फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया और हिंदुस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई थी पाकिस्तान को उलझाने के लिए। वो स्ट्रेटजी ये थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ कश्मीर में और पंजाब में, राजस्थान में, बहावलपुर के करीब अपने तैयारों को उड़ाना शुरू किया और बड़ी फार्मेशंस को उड़ाना शुरू किया। उसका मकसद ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज को डी ट्रैक किया जाए, कि पता ना चले कि हम असल हमला कहाँ करने जा रहे हैं। लेकिन वो बाद में तो वो फिर जब हारे तो वो कहते जी हमारे पास तो राफेल तैयारे नहीं थे, इसलिए हमारे, अगर राफेल तैयारे होते तो हम इनको बताते। वो तैयार ही नहीं थे। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे। आपकी बात दुरुस्त है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नरेंद्र मोदी की हालत इस वक्त ऐसी है। लेकिन चूंकि वो मजहबी जुनूनी शख्स है और पाकिस्तान के सख्त ख़िलाफ़ है, इसलिए वो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था। और ये 9/11 जैसा मंसूबा था कि किसी पे हमला करो, अपने ऊपर ही इंटेलिजेंस एजेंसियां हमला करवाएं और फिर दूसरे मुल्क को कौम पर हमला करके उसको बर्बाद कर दिया जाए। इस तरह पाकिस्तान के लिए वो बदनामी, अपने बयानियों को मजबूत करना चाहते थे और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते थे। फिर उन्होंने यूँ किया कि तैयारे जब उड़ाए तो पाकिस्तान के रडार भी ये देख रहे थे कि हिंदुस्तानी तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब उड़ रहे हैं। हमारे तैयारे भी वापसी पे उड़ने के मुकाबले काउंटर करने के लिए उड़ना शुरू हुए। लेकिन हम जहाँ पे अटैक हुआ वो मुजफ्फराबाद और बालाकोट के करीब की जगह है। हब्बा उसका नाम है जहाँ पे इसको कहा जाता है। वहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तान, वहाँ से जो नज़दीक तरीन एयरबेस है ना, वो है नूर खान एयरबेस, जहाँ से हमारे तैयारे उड़े। F-16 उड़ने थे और उन्होंने वहाँ पहुँचने में उनको 10 मिनट से उड़ान भर के वहाँ पहुँचता कि इतना टाइम तो लगना था। इतनी देर में वो अपने स्पाइस जो बम थे, जो इसराइली साख्ता बम है, जो गाइडेड हैं, जो एन ऊपर गिरते हैं, अगर आप उनको कई 100 किलोमीटर दूर से भी फेंक सकते हैं। कुछ अस्करी माहिरीन कह रहे थे कि वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर नहीं घुसे, लेकिन वो घुसे थे। बहरहाल वहाँ पे वो गिरे। अगले दिन आपने देखा कि रिपोर्टिंग हुई, हामिद मीर ने बताया कि हमारे एक कौवा शहीद हुआ है और कुछ हमारे दरख्त शहीद हुए हैं। तो ये सारा क्या नाम लेते हैं, उस वक्त ये हुआ था। लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है कि क्या अभिनंदन की जो वापसी हुई है उसके पीछे क्या कहानी थी? जी वो ज़रूर बताइए। अभिनंदन
जो कि उनका विंग कमांडर था। जी हाँ, विंग विंग कमांडर। और विंग कमांडर को एक विंग कमांडर को अगर आप ख़राब जहाज़ देंगे, ये भी एक सवाल। वो कहते हैं जी ख़राब जहाज़ था और ये वो इस तरह करके राफेल होता फलाना। मोदी के खिलाफ भी उन्होंने बात उनके। इसमें इसमें मेरी बात है, हरगिज़ ख़राब जहाज़ नहीं था। हमारी क्रेडिबिलिटी आप क्यों कम कर रहे हैं कि हमने एक ख़राब जहाज़ को मार गिराया? हमने एक बेहतरीन त्यारे को मार गिराया। मैं क्रेडिबिलिटी कम नहीं मैं कर। उन्हीं को कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्यों ख़राब कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 4 से 5 साल पहले ये MiG-21 की ओवरहालिंग हुई थी रशिया में। इनमें जदीद रडार सिस्टम और ये रफ्तार में JF-17 थंडर से ज़्यादा था। रफ्तार में डॉग फाइट जो ऊपर हो रही थी उसमें इसकी रफ्तार MiG-21 की, ये बहुत मशहूर फाइटर जहाज़ है 21 डॉग फाइट के लिए। यानी जो डॉग फाइट आप समझते हैं ना, जो त्यारे आपस में लड़ते हैं जब एक दूसरे के लिए, उसके लिए MiG-21 बेस्ट जहाज़ समझा जाता है। हमने एक बेहतरीन त्यारा मार गिराया था, एक हमने सुखोई गिराया था और दोनों रशियन त्यारे हमने गिराए थे। ये तो ये ऐसी बात नहीं है कि कोई ख़राब जहाज़, ये वो अपना जहाज़ अच्छा भेज देते हैं। उनके पास मिराज भी था, उनके पास तेजास भी था, तो मिराज 2000 जिसके लिए उन्होंने एक दिन पहले बालाकोट में कार्रवाई की थी, वही भेज देते। तो सखोई 20/9 जो जदीद तरीन 3rd जनरेशन 4th जनरेशन का तैयार है, वो भी था, वो भी तबाह हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल हम मौजू पे आते हैं कि मैंने ये सारी बात जो बताने का मेरा मकसद है, अफवाज पाकिस्तान की फ़तह को कन्फर्म करना, अयाज सादिक के बयान की मजम्मत करना और आइंदा इन लोगों को यह कहना कि प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, बयान दें, बात करें, अपनी शख्सियत को देखें, अपनी जगह को देखें कि आप कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ही जैसे भाइयों में लड़ाई हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उठ के कोई हमसाया जो है ना वो उसका फ़ायदा उठा ले। हाँ, ये आप बात कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, वो अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जी टांगे काँप रही थी ख्वाजा उनकी जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही वाक़या, वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि टांगे कांपने में कहाँ तक हकीकत थी। पहली बात यह है कि जब इंडिया ने इस बालाकोट पर अटैक कर दिया तो इन्होंने इनके फ़ज़ाइया के तर्जमान ने कहा कि हमने जी एक बड़े मदरसे को निशाना बनाया और वहाँ पे बहुत लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ। आपको याद होगा अगले दिन उसी दिन हमारे मेजर जनरल आसिफ हुजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत को कहा कि हम आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान के तैयारे उड़े। उड़ने वाले तैयारों में मिराज 5 और JF-17 थंडर तैयारे थे। इन्होंने उड़ान भरी। ये कोई 3 से 4 टोलियों की सूरत में आप कह सकते हैं कितने तैयारे थे। इन्होंने कश्मीर में 6 मुकामात को लॉक किया और वहाँ इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई थी, जहाँ पे इन्होंने उसको लॉक किया और लॉक करने के बाद मिसाइल जो थे वो थोड़े फासले पर फेंके। कौन बैठी थी वहाँ पे, आपको बता सकते हैं नाम? इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे वहाँ पे। इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे जो हमारे टारगेट पे थे। वो जो टोपी टेरी करके पहनते हैं वही? बबन रावत। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सही। तो बबन रावत के बारे में मैं आपसे एक और सवाल करना है, मुझे याद करवाइएगा। जी ठीक है, ये आप खुद याद रखिएगा, मैंने याद नहीं करवाना, आप मेरे एंकर और मेज़बान हैं। तो ये थोड़ा सा प्लीज़ इसको थोड़ा कम कर दें, नीचे कर दें। वो पता नहीं कशिश है आपके होंठों की ना वहाँ पे अंदर, थोड़ा सा आगे चला है। सॉरी। अच्छा, वो ये है कि फिर मौजू की तरफ आते हैं कि वो हुआ ये कि जब हमने अलग कार्रवाई की, लॉक किया और उनको जो है नहीं मारा, तो वापसी में हमारा अवकाश त्यारा जो कि कवर करता है दूसरों त्यारों को देखने के लिए कई 100 किलोमीटर, उसमें जदीद रडार सिस्टम नस्ब है। उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को इत्तला दी कि इंडियन त्यारे आपका पीछा कर रहे हैं। जो डॉग फाइट का आगाज़ हुआ, अभिनंदन का और एक सखोई जहाज़ में 2 पायलट होते हैं और अभिनंदन के जहाज़ में एक ही होता है MiG-21 में। वो तो पाकिस्तान में गिरा और सखोई जो था वो इंडियन टेरिटरी में गिरा। उसका एक पायलट हमने गिरफ्तार कर लिया था जो गालबन इसराइली था। अच्छा, और इसराइली, वो कहते थे इसराइली था और लेकिन वो भी पाकिस्तान के पास में भी अभी भी है, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तानी इदारों ने उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। हमने हो सकता है उसे तुरप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल किया हो सकता है हमने उसे जंग रोकने के लिए इस्तेमाल किया हो, क्योंकि वो बेहतरीन, अगर वो हमारे पास था तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दूसरा पायलट, उस जहाज़ के मलबे की तस्वीरें नहीं आई। तस्वीरें आई हैं एक M50 इंडिया का एक हेलीकॉप्टर जो था वो श्रीनगर के करीब गिरकर तबाह हुआ, वहाँ की आई हैं। वो कहा जाता है कि उसमें वो पायलट जो तबाहशुदा कोई त्यारा था उसको रेस्क्यू किया गया था, जबकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अपने ही जंगी हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया। खुद ही अपना निशाना वो बुगलाहट। ये बहुत बड़ी नाकामी थी इंडिया की, बहुत बड़ी नाकामी थी कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम अपने ही जंगी जहाज़ों और अपने ही हेलीकॉप्टर को निशाना बना रहा था। पंजाबी जो मिसाल है ना कि सानू एक बंदे को लाना है ना तो कहता है कि तू अपने पासे क्यों नहीं गोल करता है, तो कहते वो मनु करन नहीं देंगे ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो हुआ वहाँ पे ये कि जब अभिनंदन साहब गिरफ्तार हो गए,
गिरफ्तार होने के बाद इंडिया ने आला सतह का इजलास उसी दिन, क्योंकि सुबह के वक्त ये कार्रवाई हुई थी, 8 बजकर कुछ मिनट थे, मुझे याद है। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो तैयारों को गिराया तो कहते हैं जी अब उन सबसे पहले पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिन्होंने उसका रडार सिस्टम से वो उसको गायब हिला दिया बिल्कुल ना, उसको पता नहीं लगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं आपके सवाल का समझ गया हूँ। हाँ, ये कहा जाता है कि हमारे JF-17 थंडर में जो सिस्टम नस्ब थे, उन्होंने MiG-21 का जो रडार था और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी उसको जैम कर दिया था। तो अभिनंदन का जहाज़ एक मतलब वो कार की तरह हो गया कि कुछ भी उसमें उसे पता नहीं चला, उसको अपने डिस्प्ले का और वो जहाज़ को हमने बड़ी आसानी से हिट कर दिया। दूसरी तरफ ये विंग कमांडर हसन सदीकी ने किया था, दूसरी तरफ नुमान अली ने सखोई को हिट किया था। ये हिट करने के बाद जब ये सारा वाक़या पेश आ गया, मैं असल बात की तरफ आ रहा हूँ, फिर हमने ये काउंटर कैसे किया। नरेंद्र, भारत चूँकि बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई, बदतरीन फौजी नाकामी हुई। उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाने का और हमला करने का प्लान बनाया। वो था बरहमूस मिसाइल का हमला। 10 से 12 मुकामात लॉक किए गए। बरहमूस मिसाइल के मतलब मैं आपको बताता चलूँ, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल है, और ये अपने मुकाम को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है कई 100 किलोमीटर दूर से। तो ये लॉक किया गया। अब पाकिस्तान ने इस कार्रवाई का कैसे पता लगा, इसकी दो बातें हैं। पहली बात यह है कि राजस्थान में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन उड़ाए। उन ड्रोन में से 3 ड्रोन इंडिया ने मार गिराए थे पाकिस्तान के। उन्हीं में से एक ड्रोन इसराइली साख्ता मिसाइलों से पाकिस्तान के वो ड्रोन गिराए गए थे। उन्हीं में से किसी एक ड्रोन ने ना वहाँ पे बरहमूस मिसाइल की नकलो हरकत को नोट किया था। दूसरी बात ये कही जाती है कि इसराइल और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने आला सतह की जो मीटिंग हो रही थी भारत में, उसको सुन लिया था और पाकिस्तान को ये इत्तला पहुंचा दी थी। ये भी कहा जाता है। लेकिन अब इसके जवाब में आते हैं कि हमने जब बरहमूस मिसाइल हमले का बारे में पता चला तो पाकिस्तान ने चीन, अमेरिका, रूस, यूरोपीय ममालिक से फौरी तौर पर रब्ते करने शुरू किए। बहरहाल जंग को रोकना था। जंग क्या हिंदुस्तान जंग जीत जाता इस तरीके से? अब कन्वेंशनल वार की तरफ जाते तो नुकसान तो चले, हो सकता है हमारा कुछ ज़्यादा हो जाता, उनका कम, लेकिन उसके जवाब हमारे पास भी एटम बम है। और चंद मिनट पे नरेंद्र मोदी जैसे बेवकूफ़ आदमी की वजह से चंद मिनटों में एटमी जंग होते होते बची है दो मुल्कों के दरमियान। और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब देने का इरादा, जब पाकिस्तान को इसकी खबर हुई कि बरहमूस मिसाइल निकाल लिए गए हैं, तो जवाब में पाकिस्तानी इदारों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने शहीन सोम को मैदान में लाया गया। शहीन सोम जो है ये 2700 किलोमीटर की रेंज का हामिल मिसाइल है, और ये इस एटम बम इस पर लादा जाता है, और ये मतलब बड़ा तबाहकुन मिसाइल है। तो पाकिस्तान ने इसको काउंटर कैसे किया, पाकिस्तान ये क्यों सामने लेके आया था? मकसद ये था कि जब आप उसको लेके आए ना बाहर उस मिसाइल को, तो वो नकलो हरकत अमेरिकन और रशियन सैटेलाइट्स ने नोट की पाकिस्तान की, क्योंकि वो देख रहे थे पाकिस्तान या इंडिया पे इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये इत्तला इंडिया को दी गई कि अगर आपने ये किया, अगर आपने बरहमूस फ़ज़ाइल किया, तो पाकिस्तान जवाब में शाहीन 3 फायर करेगा, एटमी मिसाइल जो है। तो ये बात ये रोकने के लिए था। ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से भारत को रुकना पड़ा। भारती बाज आए कि हम अगर हमने बरहमूस फायर किया तो जवाब में पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। और जहाँ तक ये बात कही जा रही है अयाज सादिक साहब की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की टांगें कांप रही थी, ये तो इंतहाई बुरी और बहुत ही स्टूपिड बात की है उन्होंने। ये मतलब कि नून लीग किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, ऐसे बयानिए की तरफ ना जाएं कि नून लीग किसी हद तक, हम बंदों की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता था इस बयान के ऊपर नवाज शरीफ साहब सामने आते। यार सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली रह गए और वो बड़ा जिम्मेदार आदमी होता है, वो एक एक लफ्ज़ कहने से पहले 1000 बार सोचता। मैं ये समझता हूँ हुई उनसे ये हरकत जानबूझ के उन्होंने नहीं की, मुझे ये लगता है ये उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उनसे अल्फाज की चॉइस नहीं वो कर सकते। माफ़ी मांग ले, माफ़ी भी नहीं मांग रहे। माफ़ी वो मांग ले, जब इस तरह के मोहदे का बंदा जब वो देता है तो माफ़ी मांगते हुए उसे ज़रा शर्म आती है। माफ़ी ना मांगे, आप उसको काउंटर करें, उसको कहे भी बात ये थी, मैं कहना ये चाह रहा था, जबकि उस दिन पर। लेकिन जो आप बात कर जाते हैं ना, इंडियन मीडिया ने तो इसको बहुत उछाला है, बहुत इस पर क्या कि हमारी धमकी, हमारा ये, जबकि उनको पता है कि हमने उनको कैसे रोका है। अपनी 27 फरवरी को जो इंडिया की शिकस्त हुई है ना, पूरी दुनिया के, आपको पता है अमेरिकन सैटेलाइट जो थे, एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, उसने जो हब्बा, जो हमारा इलाका जहाँ पे ये इन्होंने, जहाँ पे बालाकोट में इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, उसकी सैटेलाइट इमेज जारी किए थे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में। वो कुछ दिन पहले वहाँ पे दरख्त नज़र आ रहे थे और कुछ दिन वहाँ पे वो दरख्त गिरे हुए थे, यानी सारी कली खुल गई थी इनकी।
सब जितने भी फिर इन्होंने, आपको याद होगा, इंडिया ने एक मिसाइल है जो कि दावा किया कि MiG-21 तबाह होने से पहले इसी तैयारी ने, यानी ये क्या अभिनंदन ने पाकिस्तान F-16 को गिराया था, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि हमने F-16 इसमें कार्रवाई में इस्तेमाल ही नहीं किया। और इंडिया ने क्या हरकत की, इंडिया ने वो एक ख़ास मिसाइल लगता है F-16 में, उसका नाम है ब्राह्म, और ये सिर्फ F-16 में ही लगता है। इंडिया ने वो टुकड़े, दो बातें यहाँ भी है, ये इख्तियार ताइवान को दिए हुए हैं चीन के मुकाबले के लिए अमेरिका ने। ताइवान का चूँकि मसला चीन के साथ चल रहा है, हमारे भी ताल्लुकात ठीक नहीं, कहा जाता है ये भारत ने ताइवान से इस मिसाइल के टुकड़े हासिल किए थे दिखाने के लिए। दूसरा ये है कि हमारा जो हमने हिट किया है उसके कुछ टुकड़े वहाँ भारत की तरफ गिरे, तो इस वजह से उनके हाथ लग गए। इस बात को मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि हम ये अपने बयान में कह चुके हैं कि हमने F-16 त्यारा इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन इंडियन मीडिया में एक साहब बैठे हुए थे, जब इंडियन मीडिया का एंकर चीख चीख के कह रहा था कि ये देखें F-16 त्यारे का इंजन, तो खुद इंडियन मीडिया के एनालिस्ट, जो दफाई एनालिस्ट थे, उसने कहा कि सर ये MiG-21 का इंजन है जिसको आप F-16 का इंजन कह के बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया तो हमारे कबूतर को भी इस तरह बताता है जैसे कोई एटम बम हमने उनको भेज दिया हुआ है। जी हाँ, तो वो तो इंडियन मीडिया इस तरह का है जैसे हमसाये का बच्चा रो रहा हो ना, और बंदा कहता कि यार ऐ कदों चुप करेगा, वो हमसाया है हमारा, और इंडियन मीडिया जो है ना वो उसका बच्चा है। तो वो बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब वो रोता है, और पता भी है, हमें ये भी पता है कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ चला सकता है, लेकिन हमारे चलाने से भी ना उसके हमारा ये आपकी बात दुरुस्त है कि इंडियन मीडिया चीखों पुकार करता है, प्रोपोगेट करता है अपने। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, वो इतना झूठ बोलते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, वो इस फार्मूले पे काम करते हैं। जबकि हम जो हैं, हम अपने बयानिए में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारा, हाँ, ये इस बार DGSPR और ISPR इन्होंने भरपूर मुकाबला किया है, और ये बात खुद इंडिया के दिफाई माहिरीन ने तस्लीम किया कि 27 फरवरी के वाक़े और उससे पहले उसके बाद पाकिस्तान के DGSPR ने भरपूर तरीके से अपने बयानी को पेश किया और पूरी दुनिया ने इसे तस्लीम किया है। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, जी और हमने रिटेलिएट किया उन्होंने, हाँ। ठीक है ना। अब हमारे पास चूंकि वक्त बहुत कम रह गया, तो हम लास्ट ओपिनियन आप इसके ऊपर क्या देना चाहेंगे कि अयाज सादिक साहब को और नून लीग को मज़ीद कैसे इकदाम उठाने चाहिए, और इस जो डैमेज उन्होंने किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री को डैमेज करने की कोशिश की है, इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं? ये देखें जी, बात यह है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो होती है वो लड़ना नहीं होता, बल्कि लड़ाई को रोकना होता है। अपोजिशन जो भी कर रही हो, हुकूमत ने उस पर पानी डालना होता है, उसको काउंटर करना होता है। अगर हुकूमत खुद लड़ाई के मूड में आ जाए तो फिर तो टकराव शुरू हो जाएगा। अब जो बयानिया इस वक्त बना हुआ है वो मतलब अदारों के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, और खुद हुकूमत के ऊपर, हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ ये है कि वो दूसरों को गद्दार ना कहे। अपोजिशन जो है वो बहरहाल एक बहुत बड़ी जमातें उसमें शामिल हैं, आप उनको ऐसे ही हर वक्त गद्दार साबित करते रहें तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत को काउंटर करते वक्त इस हद तक ना चली जाए कि अपनी मुल्की अदारों और उनकी फतूहात पर ही सवालिया निशान लगाने शुरू कर दें। तो ये जो आपने पहले बात करी ना, घर की मोहल्ले की लड़ाई और घर की लड़ाई में फ़र्क यह है कि अगर अब वो घर बेवकूफ़ शुमार होता है जो अपने घर की लड़ाई को गली में लड़ता है। आपके घर में मसाइल होते हैं, अब घर में दरवाज़ों को बंद करके डिस्कस करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ कर डिस्कस करते हैं। अगर आप जूतियाँ चलाएं और दूसरे लोगों को इनवाइट करें कि ये देखें हमारे घर में क्या हो रहा है, तो सब लोग कहेंगे ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। तो इस वक्त हुकूमत का जो फ़र्ज़ है ना, उसको वो पूरा करना चाहिए। वो अपने जो मसाइल हैं अपोजिशन के साथ, उस पर बैठ कर डायलॉग करें, और इन बातों की तरफ तवज्जो ना दें कि क्या है। दूसरा, नून लीग को अपने बयानिए में देखना चाहिए कि वो किस हद तक जा रहे हैं। वो इस हद तक जाएं जहाँ से वापसी हो सके, इस हद तक ना चले जाएं जहाँ से नाकाबिले वापसी मामला हो जाए। ये इसलिए मेरा मानना यह है कि ये हमारी फ़तह थी, तारीख़ी फ़तह थी, ये तारीख़ी और सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। ये पाकिस्तानी फ़ौज की फ़तह थी, पाकिस्तानी अवाम की फ़तह थी। आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इस फ़तह का मज़ा आपने लेना हो तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं। जिन दिनों हमारे हिंदुस्तान की टेंशन हो रही थी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज जो जब बॉर्डर की तरफ मूव कर रही थी, तो जो लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, आप वो देखें कितनी मोहब्बत थी। लोग बोतलें दे रहे हैं, फूल पेश कर रहे हैं, मिठाइयाँ पेश कर रहे हैं फ़ौजियों को जो बॉर्डर से की तरफ जा रहे थे, और पाकिस्तान जंग की कैफियत थी। तो बहरहाल जंग जो है ना, भारत को ये समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान पर हमला करना हरगिज़ मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से रिटेलिएट करेगा, और हमने किया भी था और आइंदा भी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।